तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों जैसे आपको बताया, कंपनी मेनली फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है और कंपनी दवाइयाँ बनाती है। और बात करें अपने सेगमेंट में, तो अपने सेगमेंट में कंपनी काफ़ी सारी अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है। और यहाँ पे देखें कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, तो सबसे पहले है APIs यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद में जेनरिक्स जिसको हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन, उसके अलावा बायोसिमिलर्स, और फिर है डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने बिजनेस में ऑफर करती है। इसके बाद हम बात करें कंपनी के मेनली बिजनेस सेगमेंट की, तो सबसे पहला कंपनी का बिजनेस सेगमेंट जो है वो है ग्लोबल जेनरिक सेगमेंट। इसके अंदर कंपनी जेनरिक मेडिसिन बनाती है और इसी सेगमेंट से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और यही कंपनी का मेन बिजनेस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखें तो इस सेगमेंट से कंपनी को 83% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आता है और इस सेगमेंट के अंदर कंपनी 400 से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स का जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और अलग अलग देशों में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। यहाँ पे देखें तो कंपनी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी है, क्योंकि कंपनी के जो बिजनेस है ये सारा का सारा इंटीग्रेटेड बिजनेस है, तो इसलिए कंपनी को अपनी जो कॉस्ट है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाती है। इसके बाद बात करें कंपनी की अदर क्वालिटीज़ और एक्सपर्टीज़ की, तो अपने इस सेगमेंट के अंदर कंपनी का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्किल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी APIs के अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक्सपर्ट कंपनी है और साथ साथ कंपनी की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है US और दूसरी कंट्री के रेगुलेशंस के बारे में, और साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में, क्योंकि इंडिया के अलावा कंपनी और भी बाकी जगह अपने माल को एक्सपोर्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो सब जगह के जो FDs होते हैं उनके कंप्लाइंस कंपनी को पूरे करने होते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो उसकी भी काफ़ी अच्छी नॉलेज कंपनी को है, इसीलिए कंपनी अपना बिजनेस अलग अलग कंट्रीज में काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रही है। उसके बाद बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग जो है सप्लाई चेन भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू कंपनी अपना सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है। इसके बाद बात करें इस सेगमेंट के कंपनी के टॉप रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स की, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहाँ से इन सेगमेंट के अंदर कंपनी को ज़्यादातर रेवेन्यू आता है, तो उसमें मेन है कंपनी के पास में नर्वस सिस्टम ड्रग्स, यहाँ से कंपनी को 14% रेवेन्यू आता है। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ड्रग्स, इससे कंपनी को 13% रेवेन्यू आता है, और एंटी इन्फेक्टिव्स यहाँ से कंपनी को 10% रेवेन्यू आता है इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा बात करें तो अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 7 नए ANDAs फाइल करे हैं US FDA के साथ में, और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली अपना बिजनेस इस सेगमेंट के अंदर कर रही है। इस हिसाब से देखें तो आने वाला फ्यूचर भी हमें कंपनी का ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस सेगमेंट के अंदर। इसके बात करें कंपनी के अगले सेगमेंट की, तो ये है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। यहाँ से कंपनी को 14% रेवेन्यू आता है, और आपको बता दूँ APIs के मामले में पूरे वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स। इसके अलावा कंपनी बहुत सारे अलग अलग जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर जेनरिक फॉर्मुलेशन का काम करती है और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करती है, जिससे वो अपनी मार्केट पोजीशन को अच्छे से होल्ड कर सके। इसके अलावा बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 139 DMFs यानी कि ड्रग मास्टर फाइल जो हैं ये फाइल करी हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और इसमें से 10 जो है वो US के अंदर फाइल करे हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो इस सेगमेंट में कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर भी काम करते हमें दिखाई दे रही है। और बात करें इस सेगमेंट के टॉप रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को आता है कार्डियोवैस्कुलर से 25% रेवेन्यू। उसके अलावा एंटी इन्फेक्टिव से 18% रेवेन्यू आता है, और पेन मैनेजमेंट की जो ड्रग्स होती हैं वहाँ से कंपनी को 14% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे भी देखें तो APIs में और फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस अपना कर रही है। उसके अलावा तीसरा कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर्स। यहाँ से कंपनी को सिर्फ 2% रेवेन्यू आता है, और इसके अंदर कंपनी डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशन बनाती है और उसके थ्रू अपने जो प्रोडक्ट्स हैं नए नए वो डेवलप करने की कोशिश करती है। तो अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस सेगमेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में।
अब हम बात करते हैं कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में कि कंपनी को अलग अलग कंट्री से क्या क्या रेवेन्यूज आते हैं। और यहाँ पे देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल रेवेन्यूज हैं। यहाँ पे कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है यूएस से, 37% का रेवेन्यू कंपनी को यूएस मार्केट से आता है। इंडियन मार्केट से कंपनी को 22% रेवेन्यू आता है और रशिया से 9% है और बाकी की जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ से कंपनी को 32% का रेवेन्यू आता है। इसका बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज़ की, तो कंपनी के पास में 9 रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें से कुछ इंडिया में है, यूके में है, नीदरलैंड और मलेशिया। यहाँ पे सारी जगह पे कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं। और आपको बता दें किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या मैं तो कहूँगा कि किसी भी कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स अपने मार्केट में ला पाती है और जो पुराने उनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनको भी अच्छे से एनहेंस कर पाती है। उसके अलावा बात करें कंपनी के एक्सपेंशन की कि कंपनी कितनी स्पेंडिंग करती है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ पे, तो लगभग कंपनी 8 से 10% टोटल जो कंपनी का साल का रेवेन्यू होता है उसका 8 से 10% का पैसा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ पे खर्च करती है, जिससे कंपनी अच्छे से अपने सारे ऑपरेशंस को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जब बात करें तो 23 फैसिलिटीज़ कंपनी के पास अवेलेबल हैं जहाँ पे कंपनी अपना माल जो प्रोडक्शन करती है। इसमें से 9 फैसिलिटीज़ कंपनी के पास में जो है वहाँ पे कंपनी APIs का प्रोडक्शन करती है और बाकी की 14 जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे कंपनी फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर का काम करती है। और यहाँ पे भी देखें तो कंपनी में काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा बात करें ड्रग्स फॉर कोविड-19 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने बहुत सारी अलग अलग कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर्स करके बहुत सारी ड्रग्स भी मैन्युफैक्चरिंग की थी जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में काम आती थी, जैसे कि रेमडेसिविर, उसके अलावा एविजन और बहुत सारी दूसरी ड्रग्स भी। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो रशियन वैक्सीन आई थी कोविड की, स्पुतनिक वी, वो भी इंडिया में इसी कंपनी ने लॉन्च की थी। इसके अलावा हम देखें कंपनी के फ्यूचर प्लान और स्ट्रेटजीज को, तो कंपनी जो अपना फोकस है वो इंक्रीज करना चाह रही है अपने नीश प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहां से कंपनी को ज़्यादातर रेवेन्यूज आते हैं और उसी से कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करना चाह रही है। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा कंपनी अपने जो नीश प्रोडक्ट्स हैं जहां से कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं उनके ऊपर कंपनी फोकस करना चाह रही है, और जहां से कम रेवेन्यूज आते हैं या ज़्यादा सेल नहीं है उस बिजनेस को कंपनी हटा करके मेन अपना कोर बिजनेस उन्हीं पर फोकस रखना चाह रही है। तो इस तरह से हम कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं। तो हमने कंपनी के देख लिया कि अच्छे से कंपनी के रेवेन्यूज भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ज्योग्राफिकल रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है और कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह भी वो भी काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाइड हैं। तो इस तरह देखें तो बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज और बिजनेस वाइज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे पिछले 5 साल का डेटा देखें तो सबसे पहला पैरामीटर जो हम चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू और सेल्स से हमें ये पता लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है, कि कंपनी के रेवेन्यूज वगैरह हर साल बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे 14,000 करोड़ रुपए और फिर हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं और 2022 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 21,500 करोड़ रुपए। यहाँ पे देखें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कंपनी के रेवेन्यूज काफ़ी अच्छे से हर साल यहाँ पे इंक्रीज होते हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 16%, फिर 21%, फिर 20%, 17%, यानी कि 17 से 20% के आसपास कंपनी के हर साल लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो एवरेज से ऊपर ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और किसी भी कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है तो हमें उससे यही पता लगता है कि कंपनी अपने सारे जो खर्चे हैं उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही है, इसीलिए कंपनी पास अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। और साथ साथ कंपनी अपने जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको भी अच्छी रख पा रही है, इसीलिए कंपनी पास में पूरा जो प्रॉफिट मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो रहा है। इसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट, जिसको कंपनी को चेक करते हैं। और यहाँ पे देखें तो 2019 से बाद हम देखें तो कंपनी ने 2021 के आसपास के हर साल काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट दिखाए हैं। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का कि पिछले 5 साल में कभी कंपनी लॉस में नहीं गई है और साथ साथ नेट प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी स्टेबल है। तो इस समय ये पता लगता है कि कंपनी के जो भी रिवेन्यूज़ हैं उनको काफ़ी अच्छे से कंपनी नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट
कर पा रही है। इसमें बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किए हैं। 21%, 23%, 20 से 22% की हम एवरेज देखें तो हर साल कंपनी के डिविडेंड पेमेंट की है। और ये भी काफ़ी अच्छा साइन है उन लोगों के लिए जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो हर साल डिविडेंड पेमेंट करती हैं और कुछ डिविडेंड इनकम उन लोगों को मिलती रहती है। इसमें बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो से हमें यह पता लगता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और लोन लेके कितना बिजनेस कर रही है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेके बिजनेस करती है तो उतनी ज़्यादा कंपनी को इंटरेस्ट का बर्डन आता है। और अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लोन होल्ड करती है और इंटरेस्ट पेमेंट वो नहीं कर पाती है टाइम से, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंपनी के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमेशा हमें हाई डेट वाली कंपनी से बच के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है 0.17, यानी कि कंपनी लगभग 17% का जो है वो लोन लिया हुआ है अपनी 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो कुछ खास कंपनी में लोन है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें यह पता लगता है कि जो भी कंपनी हर साल इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी पास अवेलेबल है जिससे वो हर साल स्मूथली अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके और कभी अगर बिजनेस अप डाउन भी हो तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ रहा है 37 टाइम्स, यानी कि 37 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो हर साल उसको पेमेंट करना होता है। और यहाँ पे भी देखें तो इस हिसाब से भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि कंपनी के पास डेट भी कम है और जो थोड़ा बहुत डेट हैवी है तो उसके इंटरेस्ट की कंपनी को कोई जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी के साथ एज एन इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर का इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 11% का। और आपको बता दें 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे 15% के मार्क से थोड़ा कम आ रहा है। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, अगर पिछले 5 साल का भी एवरेज देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का तो ये आ रहा है 12%। तो दोनों ही पैरामीटर देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे 15% के मार्क से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो फिर अगर हम देखें कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स को, तो साहब देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज में देख लिए काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है। डेट कंपनी में कुछ खास नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो थोड़ा सा लोअर साइड पे है कंपनी का। तो उस हिसाब से हम देखें तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो एवरेज हैं, ये एवरेज से थोड़े से अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी के यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो ही एक तरीके से कंपनी की असली कमाई होती है। फ्री कैश फ्लो का मतलब वो है जो कैश फ्रीली कंपनी में अवेलेबल है, सारे खर्चे करने के बाद में सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिजर्व जो भी कंपनी ने करने थे सब कर लिया। अब जो पैसा कंपनी के पास बचा है वो असली कमाई है और वो एक तरीके से उस बिजनेस का ओनर या इन्वेस्टर जो है वो पैसे को अपने घर लेके जा सकता है। उस पैसे को हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। और यहाँ पे देखें पिछले 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में कंपनी के पास में था 2373 करोड़ रुपए, 2021 में था 2314 करोड़ और 2022 में था 906 करोड़ रुपए। अब क्योंकि वेरिएशन आ रहा है हर साल में तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 1860 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 1860 करोड़ रुपए ये कंपनी हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से अगर कंपनी की वैल्यू निकालते हैं तो आती है 93,000 करोड़ रुपए, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 1860 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 93,000 करोड़ रुपीज। अब इसको हम अगर पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आती है 5,600 रुपए पर शेयर, यानी कि अगर हम 5600 रुपए पर शेयर के हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज लैब्स कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, जो भी हमने चीज़ें चेक की हैं वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कल को कंपनी को कंपटीशन आ जाए, कोई और बहुत चेंजेस हो जाए, कोई रेगुलेटरी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए
तो रिस्क बहुत ज़्यादा हमारा इन्वॉल्व उसमें हो सकता है। और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कंपनी का जो भी फेयर प्राइस है उसके 50% पे हम कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो हम निकाला कंपनी का फेयर वैल्यू 5600 रुपये पर शेयर, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 2800 रुपये पर शेयर। तो अगर हम 2800 रुपये पर शेयर हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज लैब्स लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी सस्ते दामों पे खरीदेंगे और साथ साथ अपने जो भी आने वाले रिस्क हैं उनको मैनेज कर लेंगे। साथ साथ अगर हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं तो उसको भी हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस आज की डेट में कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक लग रहा है कि अगर हम 2800 खरीदेंगे तो हम काफ़ी अच्छे प्राइस पर खरीदेंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी एक्चुअली में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। और आप बता दें आज की डेट का कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 4205 रुपये, यानी कि कंपनी जो फेयर वैल्यू है 5600 उससे कम प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अभी भी ज़्यादा है। अगर इसको हम परसेंटेज वाइज देखें तो जो हम 50% का हम यहाँ पे चाह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो इसके अंदर अभी 25% का आ रहा है, यानी कंपनी फेयर वैल्यू से 75% पे अवेलेबल है और 25% का डिस्काउंट हम यहाँ पे मिल रहा है। तो साहब देखें तो कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड ही है आज की डेट में। 100% मार्जिन सेफ्टी तो नहीं मिल रही, लेकिन हमें फिर भी फेयर वैल्यू से कम प्राइस में मिल रही है। तो इस तरह हम देखें तो चाहे कंपनी फेयर वैल्यू पे आ रही है या अंडर वैल्यूड आ रही है, जो भी डिसीजन आपने लेना है आपको अपने हिसाब से अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करके और साथ साथ कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेक करके ही लेना है। और जो भी आपको डिटेल बताइए सब चीज़ें, ये सब क्या है, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, कल को कंपनी का प्राइस और कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक लंबा हॉरिजन 10 साल का या उससे ज़्यादा का लेकर चल रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कंपनी को कम से कम प्राइस में खरीदें, जिससे हम साथ साथ कंपाउंडिंग की और कंपनी ग्रोथ का जो फायदा है वो ले सकें। तो इस तरह से जो भी आपको डिसीजन लेना है कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप अपने हिसाब से देखिए, या अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे आप चेक कर लीजिए। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और कंपनी की अगर वैल्यूएशन बात करें तो वो भी आज में फेयर वैल्यू से हमें कम यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरह से आशा करते हैं कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।